हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुकेमी। आप लोग सभी लोगों का स्वागत है एडुकेमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। मैं राजेश शर्मा आपका वेलकम करता हूं। और इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करूंगा जो काफ़ी फैक्चुअल है बट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये हमेशा यहाँ से प्रश्न एग्जामिनर कमीशन पिक करती है। तो लेट्स बिगिन। और लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें तो आपको सारी कंटिन्यूअस वीडियो अगर आपको मिलते रहेगी, क्लासेस मिलते रहेंगी। और जनरल स्टडीज़ में आपका पॉलिटी, इकॉनमी, साइंस, हिस्ट्री, करंट अफेयर, सभी चीज़ों पर, ज्योग्राफी, सभी चीज़ों पर हम लोग क्लास लेके आ रहे हैं, तो बिल्कुल बने रहें। लेट्स बिगिन। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, एक तो आपका भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट ए ग्लैंस। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, पार्ट के बारे में बात करेंगे, कितने भाग हैं, महत्वपूर्ण जो आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, उसके बारे में बात करेंगे। जो अनुसूचियां हैं, शेड्यूल हैं, उसके बारे में बात करेंगे। वरीयता अनुक्रम से प्रश्न पूछा जाता है, इसके बारे में आपको डिटेल बताएंगे। एंड नियामक निकाय है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। प्रमुख संस्थाओं की सदस्य संख्या से प्रश्न पूछा जाता है, प्रमुख आयोग से प्रश्न पूछा जाता है, महत्वपूर्ण समितियों से प्रश्न रहते हैं, और आयोग एवं मुख्यालय से भी प्रश्न रहते हैं। तो आप जो भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं, चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, या जो भी एग्जामिनेशन, अब जहाँ भी जीएस की ज़रूरत है तो वहाँ पर आपसे इंडियन पॉलिटी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले भारतीय संविधान एक नज़र में इसको हम लोग देखते हैं कि एक तो आपका ये पार्ट है, भाग है, और ये क्या है, विषय है, और ये रिलेटेड आर्टिकल्स है। तो ये आपको बिल्कुल ख्याल होना चाहिए, मेमोराइज होना चाहिए कि किस भाग में कौन से आर्टिकल्स हैं और विषय क्या है, सब्जेक्ट क्या है। यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। जैसे देख सकते हैं, आपका भाग एक है, भाग एक में क्या है, संघ और उसका राज क्षेत्र है, ठीक है। इससे रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल हैं, तो इससे रिलेटेड आर्टिकल हैं आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, ठीक है, जिसमें राज्यों का भौगोलिक अस्तित्व, ठीक है, और भारत के बारे में, इसके बारे में चर्चा की गई है। तो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक ये आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो भाग एक में 1 से 4 तक संघ और उसका राज क्षेत्र है, इसको मेरे साथ मेमोराइज करें। दूसरे भाग में क्या है, दूसरे भाग में है नागरिकता, सिटीजनशिप, ठीक है। दूसरे भाग में क्या है, नागरिकता, सिटीजनशिप। सिटीजन का मतलब क्या है, सिटीजनशिप का मतलब क्या है, आप समझते हैं। अगर इस पे नागरिकता पर समझने में, हालांकि आसान टॉपिक है, बट आपको लगता है कि इस पर आपको क्लास चाहिए, वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट करें, इस पर हम लोग क्लास वीडियो लेके आएंगे। इसमें आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है। आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक आपका रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, 5 to 11। और काफ़ी चर्चा में भी बना हुआ था आपका CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, NPR, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, और NRC, ठीक है। तो ये सब वर्ड को आप समझते हैं, किस तरीके से सिटीजनशिप दिया जाता है। तो अगर आपको समझने में दिक्कत है, अवधारणा आपकी अगर स्पष्ट है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस पर कोई क्लास होनी चाहिए, तो आप कमेंट करेंगे, हम लोग इस पर क्लास लेके आएंगे। भाग 3 है, तो भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, और ये आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है, ठीक है। आर्टिकल 12 में आपका राज्य के बारे में बताया गया है, राज्य की परिभाषा, राज्य क्या होता है, ठीक है। और फिर 13 में फंडामेंटल राइट्स को आप कम नहीं कर सकते हैं। एंड 14 से लेकर 32 तक आपका फंडामेंटल राइट्स है। एंड 33, 34, 35 भी फंडामेंटल राइट से ही जुड़ा हुआ चीज़ है। उसके बाद आपका भाग 4 में क्या है, राज्य की नीति के निदेशक तत्व, ये क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, जो 36 से लेकर 51 तक है। इसमें है 36 से लेकर 51 तक आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है। मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य भाग 4 क में है, ठीक है। किसमें है, भाग 4 क में है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिशों के आधार पर इंदिरा गांधी के शासनकाल में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को शामिल किया गया 51 क में, ठीक है, जिसमें 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया, और फिर बाद में एक मूल कर्तव्य को और शामिल किया गया। भाग 5 में, भाग 5 में क्या है, तो भाग 5 में आपका संघ है, फेडरेशन है, और ये
52 से लेकर 151 तक है। ठीक है, कहाँ से 52 से लेकर 151 तक क्या है, संघ की बात की गई है, यूनियन की बात की गई है। और इसके अध्याय 1 में ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो अध्याय 1 में क्या है, कार्यपालिका है। ठीक है, कार्यपालिका से संबंधित जो आर्टिकल है वो क्या है, 52 से लेकर 78 तक है। और दूसरा अध्याय जो आपका है वो आपका क्या है, पार्लियामेंट है, जो 79 से लेकर 122 तक है। उसके बाद फिर आपका अध्याय 3 है। ठीक है, इसमें क्या है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट है, इसमें आर्टिकल 123 है। एंड अध्याय 4 में क्या है, संघ की न्यायपालिका है, जुडिशरी है, इसमें 124 से 147 है। संघ की न्यायपालिका मतलब नहीं, न्यायपालिका की भारत में इकहरी व्यवस्था है। ठीक है, एपेक्स कोर्ट कौन है, सुप्रीम कोर्ट है, और उसके बाद हाई कोर्ट है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फिर आपके अलग अलग तरह से सबऑर्डिनेट कोर्ट है। अध्याय 5 आपका क्या है, भारत का सीएजी है, जो 148 से लेकर 151 तक है। तो इस तरीके से आपने देखा, भाग 1 में क्या है, संघ और उसका राज क्षेत्र 1 से 4, दूसरा भाग 2 में नागरिकता 5 से 11, भाग 3 में मूल अधिकार 12 से 35 तक, और भाग 4 में राज्य की नीति के निदेशक तत्व 36 से 51, मूल कर्तव्य आपका भाग 4 क में है और 51 क आपका है। और इसमें आपका संघ के अंतर्गत अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, 4, 5 में मैंने आपको बताया यहाँ पर। उसके बाद फिर आपका भाग 6 है। ठीक है, भाग 6 में क्या है, राज्य से संबंधित है, याद करना आसान है। ठीक है, संघ के साथ राज्य को याद कर लें, संघ के साथ राज्य को याद कर लें। तो जैसे आप देख सकते हैं, राज्य आपका कहाँ है, 152 से लेकर 237 तक है, 152 से लेकर 237 तक है। इसमें अध्याय 1 में क्या है, साधारण, जो 152 में है। अध्याय 2 में क्या है, कार्यपालिका, 153 से 167 है। इसकी तुलना आप क्या कर सकते हैं, संघ से कर सकते हैं। अध्याय 3 में क्या है, राज्य का विधानमंडल, 168 से 212 तक, इसको पार्लियामेंट से आप कंपेयर कर सकते हैं। अध्याय 4 में क्या है, राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ, ये राष्ट्रपति की किस में है, अनुच्छेद 123 में है, और राज्यपाल की क्या है, 213 में है। तो वहाँ से ये कंपेयर कर सकते हैं, दोनों को तुलनात्मक रूप से देख के याद कर लें। अध्याय 5 में क्या है, राज्यों के उच्च न्यायालय, 214 से 232 तक। याद करने का तरीका देख लीजिए, एक तरफ संघ रखिए और एक तरफ राज्य रखिए। अधीनस्थ न्यायालय है, इसमें 233 से लेकर 237 तक। और भाग 7 जो आपका है, ये पहली अनुसूची के भाग ख के राज 238 जो है, ये आपका निरसित कर दिया गया है। उसके बाद फिर क्या आपका है, भाग 8 है। भाग 8 में क्या है, संघ राज क्षेत्र है। ठीक है, इसमें क्या है, 239 से लेकर 242 तक है। ठीक है, 239 से लेकर 242 तक है। और उसके बाद पंचायत है, भाग 9 में, ये हमेशा पूछा जाता है। तो 243 से लेकर 243 न तक है। मतलब ये प्रश्न पूछा जाता है कि पंचायती राज किस में है, तो भाग 9 में है, आर्टिकल 243 आपका है इससे रिलेटेड। उसके बाद 9 क में क्या है, नगर पालिकाएँ हैं। ठीक है, नगर पालिका है, अर्बन लोकल गवर्नमेंट है, ये 243 त से लेकर 243 छ तक आपका है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, सहकारी समितियां हैं। ठीक है ना, सहकारी समिति जो आपका है, ये क्या है, 9 ख में है, और ये 243 में ये भी आपका है, य ज से य न तक है। और भाग 10 में क्या है, भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र है, जो 244 से लेकर 244 क तक है। तो इस तरीके से आपको याद करना है। और 1 से लेकर 51 तक सारे जितने भी आर्टिकल्स हैं आपको ख्याल होने चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का आपको पूरा पता होना चाहिए। आर्टिकल 1 से लेकर 51 का तक ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में आता है। उसके बाद फिर आपका है, संघ की कार्यपालिका के साथ राज्य की कार्यपालिका को ध्यान रखिए, संघीय विधायिका के साथ राज्य की विधायिका को ध्यान में रखिए, सर्वोच्च न्यायालय के साथ उच्च न्यायालय को ध्यान में रखिए। तो इस तरीके से कंपेयर करके आप बिल्कुल, अगर थोड़े से समय में अगर आप निकाल रहे हैं समय,
थोड़े से समय में आपको अच्छे तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा। भाग 11 है, तो भाग 11 में क्या है, संघ और राज्यों के बीच संबंध है, केंद्र और राज्यों के बीच में किस प्रकार के रिलेशन है। भारत में संघीय व्यवस्था है, भारत में एकात्मक संघवाद के प्रावधान भी हैं एंड संघात्मक संघवाद के भी प्रावधान है, फेडरेशन है। आदर्श रूप में तो यूएसए है फेडरेशन के रूप में, लेकिन भारत के संदर्भ में क्या है, राज्यों का संघ है, क्योंकि यहाँ पर केंद्र ने राज्यों को जन्म दिया है, ठीक है। जबकि यूएसए में क्या है, वहाँ पर राज्यों ने केंद्र को बनाया है आपसी सहमति से। अमेरिका में क्या है, डबल सिटीजनशिप है, लेकिन भारत में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। तो भारत अपना अलग तरह का राज्यों का संघ है, जिसमें एकता अखंडता की रक्षा करना, देश की आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखना, लोकतंत्र को भी ध्यान में रखना, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें तो हैं, बट साथ में क्या है, एकता अखंडता काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत जिसमें पूरी तरह से व्यवस्था एकात्मक हो जाती है। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल है, तो एकात्मक के भी प्रावधान है और संघात्मक में भी प्रावधान है, दोनों हैं। तो दोनों के बीच में किस प्रकार का रिलेशन है, आप समझते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो इस तरह से इसमें आप देख सकते हैं संघ और राज्यों के बीच में कहाँ है, 243 से लेकर 263 के बीच में है। उसके बाद अगर अध्याय 1 में क्या है, विधायी संबंध है, अध्याय 2 में क्या है, प्रशासनिक संबंध है। उसके बाद देख सकते हैं इसमें 245 से 255 तक और 256 से 263 तक ये प्रशासनिक संबंध है। और अगर वित्त संपत्ति के बारे में बात करेंगे तो 264 से लेकर 300 क तक है, 264 से लेकर 300 क तक आपका है। और अध्याय 1 में क्या है, फाइनेंस है, 264 से 291 है। अध्याय 2 में क्या है, उधार लेना, 292 से लेकर 293 है। अध्याय 3 में क्या है, संपत्ति संविदाएं अधिकार, 294 से 300 है। और संपत्ति का अधिकार क्या है, 300 कम में है, क्योंकि संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था बट अब कानूनी अधिकार है, ठीक है। तो अधिकार के भी प्रकार होते हैं, जैसे प्राकृतिक अधिकार है, मानवाधिकार है, ठीक है। उसके बाद मौलिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। आप इन अधिकारों को समझते हैं, इसके प्रकार, इन सब चीज़ों को समझते हैं। अगर आपको अवधारणा समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है इन अधिकारों के बारे में, तो अगर आप चाहते हैं तो आप बिल्कुल कमेंट करें, इस पर हम लोग क्लास लेके आएंगे। तो आपने देखा यहाँ पर भाग 12 में अध्याय 1 में फाइनेंस है, अध्याय 2 में आपका उधार लेना, अध्याय 3 में संपत्ति संविदाएं और अधिकार है, दायित्व है, बाध्यताएं हैं और वाद है। और अध्याय 4 में क्या है, संपत्ति का अधिकार। तो ध्यान रखिएगा कि भाग 12 के अध्याय 4 में संपत्ति का अधिकार है, ये हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लें। आगे देखते हैं, भाग 13 है। तो भाग 13 के अंतर्गत क्या है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, ठीक है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, ये किसमें है, 301 से लेकर 307। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, ठीक है, मतलब इंडिया के अंतर्गत जो व्यापार, वाणिज्य और समागम होता है, ये 301 से 307 के बीच में है। भाग 14 है, ये संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, 308 से लेकर 323 तक है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं। इसी के अंतर्गत आपका 315 है, जिसमें आपका क्या है, 315 में यूपीएससी है, संघ लोक सेवा आयोग है। 312 में क्या है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं। अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कौन करता है, राज्यसभा करती है। अभी वर्तमान में कितने अखिल भारतीय सेवाएं हैं, एआईएस कितने अभी हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज, आईएएस है, आईपीएस है और आईएफएस है, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसमें अध्याय 1 में क्या है, सेवाएं हैं, जिसमें 308 से 314 है। और अध्याय 2 में क्या है, लोक सेवा आयोग है, 315 से लेकर 323 तक है। और आपका अध्याय 14 क में क्या है, अधिकरण है, 323 क और 323 ख में
323 क में क्या है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आपका है, कैट की स्थापना की गई। और 323 ख क्या है, 323 ख है अन्य जो अधिकरण है उसके बारे में बात की। ये क्या होता है अधिकरण, अगर आप समझते हैं, आप लोग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल समझते हैं, क्लियर है, तो अगर जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट वगैरह कर सकते हैं। और 323 क में मैं बता दूं आपको बिल्कुल संक्षेप में, ये जो विधि का शासन है जो ब्रिटेन से लिया गया है, रूल ऑफ लॉ, उसके आधार पर भारत में सामान्य न्यायालय प्रक्रियाएं काम करती है, ठीक है। लेकिन कार्यबोझ ज़्यादा होने के कारण विधि के शासन पर आधारित सामान्य न्यायालय प्रक्रियाओं के कार्यबोझ को कम करने के उद्देश्य से प्रशासनिक विधि पर आधारित जो फ्रांस से आयातित है, फ्रांस से कॉन्सेप्ट लिया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बेस पर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल तैयार किया गया है। और इस ट्रिब्यूनल की विशेषता क्या होती है, इसमें स्पेशलाइजेशन होता है, इसमें एक्सपर्ट लोग होते हैं जो ब्यूरोक्रेसी से होते हैं और लीगल पर्सन भी होते हैं और त्वरित कार्रवाई करके केस को सॉल्व करते हैं। तो ये इसकी विशेषता, जैसे हिंदी फिल्म सेंसर बोर्ड आपका हो गया, आप इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल आपका हो गया, तो बिजली विभाग में भी ट्रिब्यूनल वगैरह होते हैं जहां पर केस की सुनवाई होती है, जल्दी करते हैं इसमें लोग, जल्दी त्वरित कार्रवाई करने के लिए। यही आपका है। निर्वाचन आपका क्या है, भाग 15 में है इलेक्शन कमीशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इलेक्शन कमीशन को कोई नहीं जानता था, लेकिन जब से TN सेशन जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने तो उनके बनने के बाद निर्वाचन आयोग को सभी लोग जानने लगे, क्योंकि उन्होंने बहुत इम्पावर किया, बहुत शक्तियों का मतलब शक्तियाँ प्लानिंग इलेक्शन कमीशन में थी, बट उन्होंने काफ़ी इम्पावर किया और प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया। ये 324 से लेकर 329 क तक है, इसमें ये पूरे इलेक्शन कमीशन है। क्योंकि अगर निर्वाचन सही हो रहा है तो अच्छे लोग, निर्वाचन में कोई गड़बड़ी नहीं होगी तो संसद में और विधानसभा में सभी लोग अच्छे आएंगे। जब अच्छे लोग आएंगे तो नीतियों का निर्माण होगा, उसका कार्यान्वयन होगा, उसका मूल्यांकन होगा और अच्छे तरीके से पूरी तरह से एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट होगा। तो इलेक्शन कमीशन काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद भाग 16 है, इसमें कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है, 330 से लेकर 342 है। क्या है, 330 से लेकर 342 है। ये आपका क्या है, कुछ वर्गों संबंधित विशेष प्रावधान बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, भाग 17 है, इसमें क्या है, राजभाषा है जो 343 से लेकर 351 तक है। इसमें इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं अध्याय 1 में क्या है, अध्याय 2 में, अध्याय 3 में और अध्याय 4 में। अध्याय 1 में क्या है, संघ की भाषा, ठीक है। अध्याय 1 में क्या है, संघ की भाषा। अध्याय 2 में क्या है, प्रादेशिक भाषाएं, आर्टिकल दिया हुआ है यहाँ पर 343 से 344 है। प्रादेशिक भाषाएं रीजनल लैंग्वेज 345 से 347 है। और सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा 348 एवं 349 है, ठीक है। अध्याय 4 में क्या है, विशेष निर्देश है 350 से 351। और भाग 18 में क्या है, आपात उपबंध है, नेशनल इमरजेंसी है, ठीक है, मतलब आपात सेवाएं हैं, इमरजेंसी पावर है 352 से लेकर 360 है, जिसमें 352 में क्या है, आपका राष्ट्रीय आपातकाल है, नेशनल इमरजेंसी है, 3 बार लगाया गया अभी तक। उसके बाद 356 है, 356 है जिसमें राष्ट्रपति शासन है, 360 है जिसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी है, वित्तीय आपातकाल है, ठीक है। और 358 है, 359 है, ये फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करने के लिए ये लाया जाता है। तो ये अलग एक टॉपिक है। उसके बाद देखते हैं कि भाग आपका 19 में प्रकिंड्स है 361 से लेकर 367 है। और 20वां में क्या है, संविधान का संशोधन है जो आर्टिकल 368 में है कि संशोधन प्रक्रिया कैसे है। अभी तक संविधान में कितने संशोधन किए गए, 105 संशोधन अभी तक हुआ है। और भाग 21 में क्या है, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है जो 369 से 391 है। और भाग 12 है, संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी से प्राधिकृत पाठ और निरसन 393 से 395 है। तो ये आपने देखा यहाँ पर। तो मुख्य रूप से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी महत्वपूर्ण क्या सारे भाग के बारे में बताए, रिलेटेड विषय
और रिलेटेड आर्टिकल्स को ध्यान में रखना है, और मैंने तरीका बताया कैसे आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है तो 1 से 51 तक आपको पता ही होना चाहिए। 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3, 4, 5, 5 to 11 आपका सिटीजनशिप है, 12 to 35 आपका फंडामेंटल राइट्स हैं, 36 से लेकर आपका 51 तक क्या है, टीपीएसपी है, एंड 51A में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। और उसके बाद फिर आपका संघ है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। उसी तरह से राज्य में देख लीजिए, राज्य में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका है। और उसके बाद फिर आपका, तो इसी तरह से इसको मैच करके अगर आप करते हैं तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा और आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं महत्वपूर्ण अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण अनुसूचियों के संदर्भ में इसमें हम लोग देख सकते हैं। तो महत्वपूर्ण जो अनुसूचियां हैं इसमें आपका टोटल अभी 12 अनुसूची है। ठीक है, तो प्रथम अनुसूची में 1 में राज्य, दूसरे में संघ राज्य क्षेत्र है, विषय है, और ये रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो क्या है, 1 से 4 तक है। आप रिलेटेड आर्टिकल्स नहीं भी याद कर पाएँ, लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि जो प्रथम फर्स्ट शेड्यूल है उसमें क्या विषय है। ठीक है, आप आर्टिकल नहीं भी याद करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको विषय याद होना चाहिए। तो प्रथम अनुसूची में क्या है, राज्य है और संघ राज्य क्षेत्र है। दूसरी अनुसूची में क्या है, संवैधानिक पदों पर आसीन अधिकारियों की परिलब्धियां, भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। आप आर्टिकल नहीं भी याद करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न जो पूछा जाता है कि प्रथम अनुसूची से संबंधित कौन सा विषय है, तो आपको क्या बोलना है, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इसका कमेंट करेंगे कि नेशन और स्टेट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, भारत राज्य है या भारत राष्ट्र है या दोनों है, आप कमेंट करें, मैं इसका आंसर करूंगा। दूसरी अनुसूची में आपका क्या है कि सभी जो संवैधानिक पदों पर जो अधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते हैं। उसके बाद फिर आप देखते हैं इसमें बहुत सारे हैं, राष्ट्र के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सीएजी वगैरह, ये सारे होंगे। मतलब प्रथम अनुसूची में क्या है, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, और दूसरी अनुसूची में क्या है, जितने भी अधिकारी वर्ग हैं, ठीक है, उनका क्या होगा, उनका पेमेंट है, वेतन भत्ता है। उसके बाद तीसरी अनुसूची में क्या है, इसमें शपथ एवं प्रतिज्ञान, इतना ही याद रखिए, बस इतना ही याद रखिए। इसमें शपथ या प्रतिज्ञान यही पूछा जाता है कि प्रथम अनुसूची को मिलाओ, दूसरी अनुसूची को मिलाओ, तीसरी को मिलाओ, तो आपको ये मिलाने के लिए आता है। तो इसमें संघ के मंत्री होंगे, राज्य के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। केवल ये याद रखना है आपको कि तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान, ओथ लेना जो है वो तीसरी अनुसूची में है। उसके बाद फिर आपका इसमें विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा जो ली गई शपथ प्रतिज्ञान है, उसमें सीएजी है, राज्यों के मंत्री, ये सब आपका मतलब शपथ प्रतिज्ञान हो गया सबका। चौथी अनुसूची में क्या है, फोर्थ शेड्यूल में क्या है, इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर इतना याद रखिए, क्या याद रखिएगा, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, आपको इतना याद रखना है। और उसके बाद है पांचवी अनुसूची, इसमें क्या है, अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध। जो अनुसूचित जाति है और जो जनजातीय क्षेत्र है, जो एससी और एसटी के जो क्षेत्र हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल है। ठीक है, तो अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का उपबंध है। मतलब इसको कैसे याद कर सकते हैं, एससी एसटी का एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल, तो इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद छठी अनुसूची में क्या है, इसको याद करने का तरीका क्या है, एम और टीएम। ये क्या है भाई, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन के संदर्भ में क्या है, उपबंध बनाए गए हैं। ठीक है, तो एम टीएम याद रखिएगा। ठीक है, तो प्रथम अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र,
दूसरे अनुसूची में वेतन भत्ते, तीसरी अनुसूची में क्या हो जाएगा आपका शपथ एवं प्रतिज्ञान, और चौथी अनुसूची में मैंने आपको बताया, चौथी अनुसूची में और पांचवी अनुसूची में, ठीक है, और छठी अनुसूची में। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज कर दूं, ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज कर देता हूं जिससे आप चीज़ों को समझें। चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। चौथी में क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पांचवी में क्या है, SC ST का प्रशासन और नियंत्रण। और छठी में क्या है, AMTM। छठी में क्या है, AMTM। और सातवीं में क्या है, सातवीं में है आपका संघ सूची, जिसमें मूल रूप से 97, वर्तमान में 100 विषय हैं, लेकिन संख्यांक क्या है 97। राज सूची में मूल रूप से 66, वर्तमान में 61 आपका है। समवर्ती में आपका मूल रूप से 47 है, वर्तमान में 52 विषय है। ध्यान देखिए, पूछा जाता है कि मूल रूप से कितने थे और वर्तमान में कितने हैं। मूल रूप से कितने थे, वर्तमान में कितने हैं, तो ये याद रखिएगा। संघ सूची में मूल रूप से 97, वर्तमान में 100, और राज सूची में वर्तमान में 61, मूल रूप से 66 है, इसमें से निकाल के समवर्ती सूची में डाला गया। और 52 विषय, मूल रूप से 47, वर्तमान में 52 आपका है। और ये केंद्र और राज्यों के बीच क्या है, शक्तियों का बंटवारा है, ये आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद आठवीं अनुसूची में क्या है, इसमें आपका भाषाएं हैं, ठीक है। आठवीं अनुसूची में क्या है, भाषाएं हैं। आठवीं 8th शेड्यूल में क्या है, भाषाएं हैं। और उसके बाद नवीं अनुसूची में, ठीक है, और कितनी भाषाएं जोड़ी गई इसको ध्यान रखिएगा, वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं। नवीं अनुसूची में क्या है, इसमें भूमि सुधारों को और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन, अन्य मामलों संबंधित राज्य विधानमंडल और संसद के अधिनियमों और विनियमों को, इसमें टोटल 284 प्रविष्टि है, टोटल 284 एंट्री है। अगर इसमें किसी विषय को डाला जाता है तो जुडिशियल रिव्यू से वो बाहर हो जाता है, लेकिन इस पर भी केसेस हैं, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है कि न्यायपालिका एक समय के बाद, ठीक है, किसी भी संविधान के किसी भाग का पुनरावलोकन कर सकती है, तो ये ध्यान रख सकते हैं इसमें आप। उसके बाद आपका, और सर्वोच्च न्यायालय ने वामन राव के केस में, ध्यान रखिएगा, वामन राव के केस में यह स्पष्ट कर दिया था कि 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती मामले के निर्णय की तिथि के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए जाने वाले अधिनियमों आदि की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो वामन राव का जो केस आया था उसमें, और केशवानंद भारती का जो केस था, लीडिंग जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है, क्योंकि केशवानंद भारतीवाद में पहली बार संविधान की मौलिक संरचना के बारे में बात की गई, और संविधान की मौलिक संरचना 1980 में मिनर्वा मिल्स केस में न्यायिक पुनरावलोकन पहली मौलिक संरचना को परिभाषित किया सुप्रीम कोर्ट ने। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर हमेशा संविधान की मौलिक संरचना के बारे में बताता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आप देख सकते हैं। 10वीं अनुसूची है, इसमें कुछ नहीं है, दल बदल विधेयक संबंधित है, एंटी डिफेक्शन लॉ। तो दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्हरता, मतलब डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में प्रावधान किया गया है। ये 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 में इसका किया गया था, इंदिरा गांधी जी के राजीव गांधी जी के शासनकाल में, और इसको है सो और भी स्ट्रॉन्ग भी किया गया है इसको। और 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायत है, पंचायती राज है 11वीं अनुसूची में। और 12वीं अनुसूची में क्या है, 12वीं अनुसूची में अर्बन लोकल गवर्नमेंट है। क्या है, अर्बन लोकल गवर्नमेंट है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये प्रश्न पूछा जाता है। ये आपका वरीयता अनुक्रम है, वरीयता अनुक्रम है, ठीक है, जिसमें आप देखते हैं ये पूछा जाता है कम से कम, आप जैसे पहले नंबर पे राष्ट्रपति महोदय हैं, दूसरे पर आपका उपराष्ट्रपति हैं, तीसरे पे प्रधानमंत्री हैं, चौथे पर राज्यपाल हैं अपने अपने राज्य में, पांचवें में क्या है, भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं, छठे में क्या है, उप प्रधानमंत्री हैं, और 5 में उप प्रधानमंत्री है, छठे नंबर पे क्या है, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, और लोकसभा के स्पीकर हैं। तो यहाँ एक प्रश्न बनता है कि लोकसभा के स्पीकर और भारत के मुख्य न्यायाधीश, इनमें प्रश्न एक पूछा जा सकता है मिलाकर।
7 नंबर में केंद्रीय मंत्रिमंडल मतलब कैबिनेट के मंत्री हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्य हैं 7 नंबर पे। उपाध्यक्ष नीति आयोग के। तो इस तरीके से 7 क में क्या है, तो भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति हैं। तो ऊपर का 5-6 रैंक याद रखिएगा, वहाँ से ही प्रश्न ये पूछा जाता है। ठीक है। 9 नंबर पे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं। तो सभी को याद करना मुश्किल है, बट जो इम्पोर्टेंट आपका है इसको आप देख सकते हैं। ठीक है। तो इसमें यहाँ से प्रश्न इन सब क्षेत्रों से मतलब इन सब टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसको आपके सामने लेके आया हूँ और एक तरह से आपको मेमोराइज़ करा दूंगा। जहाँ भी समझने में दिक्कत होगी कमेंट वगैरह करते रहें और लाइक शेयर करते रहो यार। ठीक है। अब नियामक निकाय में देखिएगा, इरडा ऑर्गेनाइजेशन भी पूछा जाता है। तो इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। किससे संबंधित है, तो ये बीमा क्षेत्र से संबंधित है। सेबी का गठन किया गया था 1992 में, क्योंकि उस समय सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ये शेयर बाजार से संबंधित है, शेयर मार्केट से हैं। तो ये सेबी का आर्थिक उदारीकरण के बाद किया गया था और शेयर स्कैम वगैरह इंडिया में उस समय हुआ था, तो इसको रोकने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग 2002 में किया गया था। ये व्यापार प्रबंधन के लिए है, ट्रेड मैनेजमेंट के लिए। ट्राई की स्थापना 1997 में की गई, ये टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड है। और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड 2006 में की गई, पेट्रोलियम एवं परिषद। तो इस तरीके से महत्वपूर्ण है। केंद्रीय विद्युत नियामक बोर्ड भी पूछा जाता है, तो 2003 में है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड है, 83 में परमाणु ऊर्जा है। पेंशन निधि नियामक विकास प्राधिकरण, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, 2013 में पेंशन संबंधित है। हाउस रेगुलेटरी अथॉरिटी 2013 में आवास से संबंधित है। प्रसार भारती 1997 में रेडियो एवं दूरदर्शन। तो ये कुछ संस्थान हैं जिनसे प्रश्न पूछा जाता है कि कब इनका गठन हुआ, किससे संबंधित है। तो अगला आप देख सकते हैं कि प्रमुख संस्थाओं की सदस्य संख्या है। तो जैसे संविधान सभा है, तो इसमें 389 मेंबर थे 292 प्रांतों से, और 93 किससे थे, देसी रियासतों से थे, और 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से थे। और आज़ादी के बाद भारतीय संविधान सभा में सीटों की संख्या घटकर 299 रह गई। ये भी पूछा जाता है कितने सीटें गई थी पाकिस्तान में, तो 90 सीटें। तो ये सब चीज़ों को याद कर ले अच्छे तरीके से। उसके बाद लोकसभा में अधिकतम जो आपका है 552 सदस्य हैं, 530 राज्यों से, और 20 जो है केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 राष्ट्रपति द्वारा। बट एंग्लो इंडियन का अब अपॉइंट एंग्लो इंडियन को नहीं किया जाएगा। ठीक है। एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति महोदय मनोनीत करते थे, अब वो नहीं किया जाएगा। वर्तमान में 545 सीटें हैं, और शेष 7 सीटें जो हैं वो किसके लिए है, पाक अधिकृत कश्मीर के लिए निर्धारित हैं। तो ये 7 सीटें हैं। राज्यसभा जो आपका है, ये अधिकतम सदस्य संख्या 250 है, 238 राज्यों से, और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक है। वर्तमान में 245 सदस्य हैं। तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, आप जानते ही हैं। और इन राज्यसभा की तुलना जो है अमेरिका के सीनेट से की जाती है, और ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स से की जाती है। उसके बाद आपका है विधानसभा के जो न्यूनतम सदस्य संख्या है, तो 500 सदस्य जो है वो सर्वाधिक संख्या 404। और उत्तर प्रदेश में कितने हैं, उत्तर प्रदेश में 403 हैं, उत्तर प्रदेश में 403 हैं। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा का इलेक्शन अभी मार्च में ही इलेक्शन कंप्लीट हुआ, और आज इस पर इसका रिजल्ट भी लगभग आ ही गया है। ठीक है। और महाराष्ट्र में 288 है, और 294 पश्चिम बंगाल में, और 242 बिहार में है। 60 से कम सदस्य संख्या वाली विधानसभाएं जो हैं, तो गोवा में 40 सीटें, और मिजोरम में 40 सीटें। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सिक्किम में 32 सीटें, और पुदुचेरी में 30 सीटें। तो ये ध्यान रखिए, ये पूछा जाता है। आपका गोवा में 40 सीटें, मिजोरम में 40 सीटें। गोवा मिजोरम का सेम है। यहाँ प्रश्न बन सकता है कि 2 स्टेट के बारे में किसमें सेम है, तो गोवा और मिजोरम में। और सिक्किम और पुदुचेरी में अगर क्रम मिलाने के लिए सिक्किम में 32 सीटें हैं, और पुदुचेरी में 30 सीटें हैं। विधान परिषद जो आपका है, तो 1/3 राज्य विधानसभा के सदस्यों की 1/3 जो है वो हो सकती है। और विधान परिषद का जो न्यूनतम सदस्य संख्या है 40 सदस्य हैं,
और इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और J&K। तो J&K में तो अभी वहाँ पर तो यूटी बना दिया गया है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका है 40 से कम सदस्य संख्या वाला विधान परिषद जो आपका है, बट यूटी बना दिया गया है, इसको कट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितना अभी है? 36 है, ठीक है ना। 35 + 1, 35 + 1, ठीक है, 36 है। और लोकसभा में सर्वाधिक सदस्य संख्या वाला जो राज्य है वो क्या है? उत्तर प्रदेश है। और लोकसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या वाले राज्य कौन हो जाएंगे राज्यसभा में? लोकसभा के लिए तो मिजोरम है, नागालैंड है, सिक्किम है और सभी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को छोड़कर, ठीक है। दिल्ली में कितना है? 7 है, ठीक है। दिल्ली में कितना है? 7 है। और राज्यसभा में सर्वाधिक सदस्य संख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, 31 मेंबर है। और राज्यसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या वाला राज्य कौन हो जाएगा? तो गोवा, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल, पुदुचेरी। तो गोवा और पुदुचेरी का ध्यान रखिएगा, 1-1 है, बाकी सारा नॉर्थ ईस्ट है, बाकी क्या है? सारा नॉर्थ ईस्ट है। तो इस तरीके से इसको हम लोगों ने देखा। तो जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन रहा है एग्जामिनर बनाते हैं। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या जो है वो 22 भाषाएं, और मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो 14 भाषाएं थी, ध्यान रखिएगा, मूल में 14 भाषाएं थी। कोरम में कितना होता है? सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है कोरम, ठीक है। तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, तो कोरम मतलब कि सदन की कार्यवाही कब स्टार्ट किया जाएगा? जब कोरम पूरा हो जाएगा। कुछ आयोग है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति हमेशा पूछा जाता है, तो ये इस पर मूल कर्तव्य का समावेश किया गया था। 10 मूल कर्तव्य का 1976 में इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में गठित किया गया था। सरकारिया आयोग है, तो ये केंद्र राज्य संबंधों पर इन्होंने सिफारिशें दी थी। धर आयोग है, तो 47-48 में ये राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है, और इन्होंने बोला था धर आयोग ने कि भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। जेबीपी कमेटी है, जिसमें आपका जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया। तो राज्य का पुनर्गठन देश की सुरक्षा, एकता और आर्थिक समृद्धि के आधार पर किया जाएगा। तो जेबीपी कमेटी भी हमेशा पूछा जाता है। उसके बाद है 56 में राज्य पुनर्गठन आयोग था, जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। यहाँ पर मेंबर पूछा जाता है, तो सैयद फजल अली, हृदय नाथ कुंजरू और KM पनिकर। कौन कौन थे? सैयद फजल अली, हृदय नाथ कुंजरू और KM पनिकर। लोक लेखा समिति है, तो इसमें जो आपका है लोक लेखा समिति में इसमें सदस्यों की संख्या जो है वो बढ़ा दी गई है, 30 मेंबर इसमें होती है, ठीक है। और उसके बाद ये मतलब एक्सपेंडिचर होने के बाद, खर्च होने के बाद क्या है, इसका ये जांच करते हैं। खर्च होने के बाद, एक्सपेंडिचर के बाद ये जांच करते हैं, और भारत के लोक लेखा तथा CAG के प्रतिवेदन पर क्या करता है? निरीक्षण करना है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत इसको आप देख सकते हैं। दूसरा आपका है प्राक्कलन समिति है, तो प्राक्कलन समिति में टोटल 30 मेंबर होते हैं, और ये सभी लोकसभा से होते हैं, क्योंकि ये एस्टिमेट करता है खर्च होने के पहले किस मंत्रालय को कितना धन आवंटित होगा, इसकी जांच, मतलब इसको निर्धारित करता है। तो और प्रशासनिक दक्षता, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी और मितव्ययता बढ़ाने के लिए और भी वैकल्पिक नीतियों वगैरह का बारे में बताता है। संयुक्त पार्लियामेंट्री कमेटी है, इसमें मतलब एक एडहॉक कमेटी है, इसमें लोकसभा राज्यसभा के मेंबर होते हैं। कोठारी आयोग है, तो सिविल सर्विसेज के से संबंधित है। नियोगी आयोग है, तो आर्थिक नियोजन के लिए मंत्री परिषद के प्रति उत्तरदायी संगठन की सिफारिश है। बलवंत राय मेहता है, तो प्रश्न ये पूछा गया था किससे संबंधित है? पंचायती राज से। और त्रिस्तरीय पंचायती राज की अनुशंसा कौन करता है? तो बलवंत राय मेहता कमेटी। अशोक मेहता समिति 2 स्तरीय करता है। तारकुंडे समिति है, ये हमेशा पूछा जाता है, चुनाव सुधार से रिलेटेड है। मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना, और 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या किया गया? आपका 21 से 18 कर दिया गया। तारकुंडे है। पूंछी आयोग है, ये केंद्र
केंद्र और राज्य के बीच में संबंधों के लिए पुंछी आयोग लाया गया था। सेकंड एआरसी है, तो सेकंड एआरसी आपका वीरप्पा मोइली, ठीक है, 2009 में अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद वी रामचंद्रन इसके अध्यक्ष बनाए गए। यहाँ से भी प्रश्न बनता है 2005 में। उसके बाद कुछ संगठन है, हरित न्याय प्राधिकरण अधिकरण बोलते हैं इसको, एनजीटी है। तो एनजीटी जो आपका है ये भोपाल में मुख्यालय है, वर्ष 2009 है, और एक अर्ध न्याय मतलब न्यायिक संस्था है ये, ठीक है, फाइन जुर्माना वगैरह करती है। और जैसे आपका यमुना के किनारे जो आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक हैं रविशंकर जी ने एक वहाँ पर उन्होंने एक प्रोग्राम किया था जिस पर 5 करोड़ का फाइन किया था एनजीटी ने। राष्ट्रीय न्याय अकादमी है तो भोपाल में है, 1995 वैधानिक। और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा, ये पूछा जाता है, नई दिल्ली में है, 1995 है, ठीक है। तो ये सब संगठन है। केंद्रीय सैन्य न्याय प्राधिकरण नई दिल्ली में न्यायिक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग नई दिल्ली 2004 में, जनजाति आयोग नई दिल्ली 2004 में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और योजना आयोग की जगह पर क्या है, नीति आयोग की स्थापना की गई है। लेकिन योजना आयोग के बारे में पता होना चाहिए कि योजना आयोग नीति आयोग के पहले आर्थिक नियोजन का कार्य योजना आयोग के द्वारा होता था, संसाधनों का सर्वेक्षण, आवश्यकताओं का निर्धारण और तदनुसार आवंटन। और इसकी स्थापना 1950 में की गई थी और ये एक गैर संवैधानिक संस्था थी। बट अब इसके जगह पर क्या है, नीति आयोग ने ले लिया है जगह। वित्त आयोग जो है नई दिल्ली 1951 में अर्ध न्यायिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 280 के अंतर्गत। मानवाधिकार आयोग है नई दिल्ली 1993 में है, और राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली में। तो इस तरह से ये सब महत्वपूर्ण संस्थान आपके हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग कहाँ पर है, नई दिल्ली में, और वैधानिक निकाय है, 2007 में स्थापना हुई। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग नई दिल्ली में है, 1993 में है, वैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नई दिल्ली में है। केंद्रीय सूचना आयोग नई दिल्ली में है। तो इस तरीके से इन सब संस्थाओं का निर्माण, परिसीमन आयोग, ठीक है, नई दिल्ली में है। विधि आयोग नई दिल्ली में है। गैर वैधानिक परामर्शी निकाय है अंतर्राज्यीय परिषद नई दिल्ली 1990 में। निर्वाचन आयोग नई दिल्ली में, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ये आपका मुख्य रूप से इतने सारी चीज़ें हैं। तो इसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, और जहाँ पे आपको डाउट्स होगा तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी डाउट है आप कमेंट करें। जहाँ पर कुछ अगर कोई डिजिट को लेकर है, कुछ भी है, तो उस पर हम लोग कुछ अगर अवधारणा समझने में अगर दिक्कत हो रही है, कहीं पर इंडियन पॉलिटी में कहीं भी आपको प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल आप इस पर कमेंट करें, उस पर हम लोग क्लास लेके आएंगे, ठीक है। और इंडियन पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकॉनमी है, साइंस है, हिस्ट्री है, करंट अफेयर है, जो भी चीज़ें आप चाहते हैं, जहाँ भी आपको समझने में दिक्कत हो रही है, आप बिल्कुल कमेंट करें। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, तो आपको सारी क्लासेस समय समय पर, कोई भी आप क्लास आप मिस नहीं कर पाएंगे, सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। ओके, बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।